बच्चों, आज आप उस्मानी सर चैनल में बहुत प्यारा सा टॉपिक आप स्टार्ट कर रहे हो। जो बच्चे क्लास 11th में साइंस ऑप्ट किए हो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, तो उसमें आपको फिजिक्स में बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी की ज़रूरत पड़ती है बच्चों, जिसको अंग्रेजी हिंदी में हम लोग भौतिकी कहते हैं। तो आज का जो ये सीरीज़ आपका स्टार्ट हो रहा है, ये क्लास 11th के भौतिकी का ये स्टार्ट हो रहा है। आज से आप भौतिकी का बिल्कुल बिगनिंग से, प्रारंभ से आप मेरे साथ चलते हुए नोट्स बना सकते हो और बेहतरीन नोट आप खुद बना सकते हो। तो मैं आपको सारा नोट शुरू से लेकर अंत तक हर एक टॉपिक को मैं टच करूंगा। अगर आप ये मेरे क्लास को आप डेली देख रहे हो और ये नोट्स आप खुद प्रिपेयर कर रहे हो, तो अब आपको साइंस में, फिजिक्स में किसी मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारा चीज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ मिलने जा रहा है। तो लेट्स स्टार्ट। हम लोग फिजिक्स में शुरू करते हैं। सबसे पहले विज्ञान, चूंकि भौतिकी जो है वो विज्ञान का एक शाखा है, तो अब हमें पहले ये जानना है कि विज्ञान क्या है, विज्ञान कहाँ से इसका शब्द का उत्पत्ति हुआ, विज्ञान क्या है। तो कहा जाता है कि विज्ञान शब्द जो है यूनानी शब्द साइंसिया, इसको हम लोग बोलते हैं साइंसिया से उत्पत्ति हुआ है। और साइंसिया का मतलब होता है, जिसका अर्थ होता है जानना। यानी साइंस का अर्थ हो गया जानना। क्या जानना? कोई भी चीज जानना। अब कह रहा है कि साइंसिया जो है ये एक शब्द है ग्रीक का, वहीं से हम लोग साइंस लिए हैं और उसी साइंस का हिंदी रूपांतर है विज्ञान। तो विज्ञान का मतलब हो गया, इसका अर्थ हो गया जानना। यानी अगर हम विज्ञान की बात करते हैं तो इसका अर्थ होता है जानना। अब सवाल है कि विज्ञान का परिभाषा डेफिनेशन आज के डेट में किस तरह से हम लोग देते हैं, तो उसको देखते हैं। तो विज्ञान क्या हर जानकारी को विज्ञान कहेंगे? तो नहीं। कुछ ऐसी जानकारी जो प्रयोग पर आधारित हो, यथार्थ पर आधारित हो, सच्चाई पे आधारित हो और क्रमबद्ध तरीके से वो ज्ञान हो, तो उसको ही हम लोग विज्ञान कहते हैं। उटपटांग ज्ञान जिसका कोई सबूत नहीं, उसका कोई बेस आधार नहीं, सत्यता नहीं, तो फिर उसको हम विज्ञान नहीं कहेंगे। तो अगर विज्ञान का परिभाषा की अगर बात करें बच्चों, तो इसको परिभाषित हम लोग इस तरह से करते हैं। क्रमबद्ध प्रयोग पर आधारित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। बिल्कुल सिंपल भाषा है, डेफिनेशन में विज्ञान कहते हैं। क्या है? क्रमबद्ध प्रयोग पर आधारित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। मतलब ऐसा क्रमबद्ध ज्ञान जो किसी प्रयोग पर आधारित हो। यानी अगर हमने कहा कोई एक बात, जिसे साइंस में हमने कह दिया कि अगर किसी पे बल लगाओगे तो वहां से वो खिसक जाएगा या उसमें एक त्वरण उत्पन्न होगा, जो हम लोगों ने न्यूटन्स लॉ में पढ़ा है, सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन के गति के दूसरे नियम में। तो यहाँ पे अगर ये बात है तो हम इसको एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे, प्रयोग करके देखेंगे ये जो बात कह रहा है कि सही कह रहा है कि नहीं कह रहा है। तो अगर हमारे प्रयोग में ये बात आ जाता है तो हम लोग उससे जो ज्ञान अर्जित करते हैं उस ज्ञान को हम विज्ञान कहते हैं। तो शॉर्ट में हम लोग क्या कहते हैं? क्रमबद्ध प्रयोग पर आधारित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। दूसरा परिभाषा आप ऐसी भी देख सकते हो कि कोई भी ज्ञान जो अवलोकन तथा प्रयोग से प्राप्त हुआ हो उसको हम विज्ञान कहते हैं। बात एक ही है। तो आप सिंपल भाषा में कहोगे कौन सा ज्ञान क्रमबद्ध होनी चाहिए और कैसा होना चाहिए? प्रयोग पर आधारित होनी चाहिए। उससे जो ज्ञान प्राप्त होता है उसको हम विज्ञान कहते हैं। तो बच्चों, ये विज्ञान का छोटा सा एक परिभाषा है। अब विज्ञान में चूंकि हम लोग भौतिकी पढ़ेंगे यहाँ पे, तो भौतिकी क्या है? तो ये जो भौतिकी शब्द है ना, ये हिंदी रूपांतर है इंग्लिश के फिजिक्स का।
तो ये शब्द कहाँ से उत्पत्ति हुआ? यहाँ भी ये यूनानी शब्द फ्यूसिस से फिजिक्स, जिसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं फिजिक्स, यानी हिंदी में भौतिकी का उत्पत्ति हुआ है। अब है कि फ्यूसिस का मतलब क्या होता है? तो यूनानी शब्द फ्यूसिस का अर्थ होता है, जिसको लिखते हैं हम लोग, जिसका अर्थ होता है प्रकृति मतलब जो गॉड का बना हुआ चीज है। इंग्लिश में इसको नेचर कहते हैं, नेचर। कुदरत, उसको उर्दू में कुदरती कहते हैं। मतलब जो गॉड का बना हुआ चीज है, जो नेचर, यानी जो गॉड ने बनाया। नेचर का मतलब कोई फितरत नहीं लेना, किसी की आदत फितरत ये सब नहीं। नेचर का मतलब है जो गॉड ने हमारे इस आजू बाजू में जितनी चीजें बना रखी है, हमें बना रखी है, सारी चीजें जो गॉड से निर्मित है, गॉड ने बनाया है, मनुष्य नहीं। तो उन सारी चीजों को हम लोग हिंदी में प्रकृति या इंग्लिश में नेचर कहते हैं। तो कहता है कि ये जो यूनानी शब्द फ्यूसिस से फिजिक्स का डिराइव हुआ, व्युत्पन्न हुआ। फ्यूसिस का मानी होता है, अर्थ होता है नेचर यानी प्रकृति। तो अब इस हिसाब से अगर भौतिक विज्ञान या भौतिक का परिभाषा अगर आप देना चाहो तो हम लोग कह सकते हैं, इसको परिभाषित अगर कहें, कोई बोले अगर कि भौतिकी का परिभाषा दो, तो भौतिकी का परिभाषा हम इससे दे सकते हैं कि प्रकृति तथा प्राकृतिक घटनाओं के अध्ययन को भौतिकी कहते हैं। मतलब भौतिकी में हम लोग प्रकृति और प्राकृतिक घटना यानी नेचर, और नेचर से जो घटना है, घटना का मतलब है जैसे मान लिया जाए, जैसे गॉड का बना हुआ बहुत सारी चीजें, जैसे सेलेस्टियल बॉडीज दे लो, जिसको हम लोग ब्रह्मांड के अंदर जो आपको आकाशीय पिंड है, चांद है, तारे हैं, स्टार्स है, इस तरह से। तो ये सारी चीजें किसने बनाया? कोई मनुष्य ने तो बनाया नहीं, ये गॉड का बनाया हुआ, गॉड निर्मित है, यानी मनुष्य के द्वारा ये बनाया गया नहीं है। ये प्रकृति है, ये नेचर ने बनाया है, गॉड ने बनाया है। तो कह रहा है कि इन चीज़ों के बारे में जानकारी और उनसे जुड़े हुए घटना, जैसे बहुत सारी घटनाएं होती है, आकाशीय घटना होता है, आंधी है, तूफान है, चांद का ग्रहण लग जाना, उसके बाद कॉमेट, स्टार्स के बारे में पढ़ाया आप लोगों ने। ये सारी चीज़ें, उन सारी घटनाओं को हम लोग प्राकृतिक घटना कहते हैं। और प्राकृतिक घटना और प्रकृति, ये सारी चीज़ें जो हम अध्ययन करते हैं, उस अध्ययन का नाम ही हमारा भौतिकी है, फिजिक्स है। तो ये फिजिक्स का एक बहुत छोटा सा डेफिनेशन है बच्चों। अब आता है भौतिक राशि क्या है। हम लोग बहुत सारी चीज हम लोग पढ़ेंगे साइंस में, फिजिक्स में, चूंकि यहाँ फिजिक्स की बात हो रही है। तो कह रहा है कि फिजिक्स में या भौतिकी में जितनी चीजें आप पढ़ोगे, जितनी टॉपिक, जितनी राशियां पढ़ोगे, तो उनको हम लोग भौतिक राशि कहते हैं। वे राशियां जिनका अध्ययन भौतिक नियम के अंतर्गत करते हैं, भौतिक राशियां कहलाते हैं। जैसे समय, टाइम का यूज करते हैं अक्सर हम लोग भौतिकी में। लंबाई है, द्रव्यमान है, ये द्रव्यमान है, बल है, इत्यादि। इन सब को हम लोग भौतिक राशि कहते हैं। फिर आता है कि भौतिक राशि दो प्रकार के होते हैं। एक को कहते हैं मौलिक भौतिक राशि और दूसरा को कहते हैं व्युत्पन्न भौतिक राशि। अब भौतिक राशि को हम लोगों ने दो कैटेगरी में बांट दिया बच्चों। तो मौलिक भौतिक राशि में आता है जैसे द्रव्यमान है, लंबाई है, समय है, तापमान है, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। इसको हम लोग भौतिक राशि तो कहते हैं, लेकिन ये मौलिक है। मौलिक इसीलिए है, मौलिक का मतलब है बुनियादी, फंडामेंटल। इसीलिए है कि फिजिक्स में या केमिस्ट्री में भी जितनी चीजें आप पढ़ोगे, जितनी क्वांटिटी, जितनी राशियां पढ़ोगे, वो सभी इनसे ही व्युत्पन्न होगा, इनसे ही बनेगा। इन सब से अलग अलग और भी बहुत सारी राशियां बनेंगे। तो इसीलिए इन सब को हम लोग मौलिक कहते हैं। मूल में यही है।
उसके बाद आता है व्युत्पन्न भौतिक राशियां। ये राशियां मौलिक राशियों से उत्पन्न होते हैं। ये जो हमारा 7 मौलिक राशि है, इसी से वो व्युत्पन्न राशि उत्पन्न होता है। जैसे क्षेत्रफल है, आयतन है, चाल है, त्वरण है, इत्यादि बहुत सारी चीजें हैं। ये सारे जितने भी आएंगे हमारे भौतिकी में, उनको हम लोग बोलेंगे व्युत्पन्न राशि, और ये 7 को बोलेंगे मौलिक राशि। तो आप इन सब को बच्चों जगह जगह पॉज करके आप आराम से नोट लिख सकते हो। अब मात्रक की प्रणालियां यानी भौतिक राशि की जब बात आ जाती है, तो उसको फिर हम लोग नापने की बात करते हैं, उसको मेजर करने की, मापने की बात करते हैं कि किस प्रणाली में, किस यूनिट में, कैसे मात्रक में इसको नापा जाए। तो बेसिकली हमारे पास आज के डेट में 3 प्रणाली ज्यादा प्रचलित है, सीजीएस प्रणाली, एमकेएस प्रणाली और एसआई प्रणाली। देखो बच्चों, ये सीजीएस प्रणाली जो है और ये एमकेएस प्रणाली, ये दोनों प्रणाली में उस वक्त जब शुरू में भौतिक राशि पर काम कर रहे थे हमारे वैज्ञानिक, तो उनको 3 ही भौतिक राशि फंडामेंटल समझ में आ रहा था। वो समझ रहे थे कि 3 ही फंडामेंटल है, तो 3 ही पर ये दोनों आधारित है, सीजीएस और एमकेएस। जैसे सी का मतलब होता है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर यानी लंबाई नापना, और जी का मतलब होता है ग्राम, किसी का द्रव्यमान नापना, और एस का मतलब होता है सेकंड यानी टाइम, समय नापना। फुल फॉर्म बता रहा हूं मैं। उसके बाद एमकेएस, एम का मतलब होता है मीटर, मीटर, और के का मतलब होता है किलोग्राम, किलोग्राम, और उसके बाद एस का मतलब होता है यहाँ भी सेकंड। इसका मतलब है उस समय भौतिक राशि के जो मौलिक राशि है, भौतिक राशि को जो लोग मौलिक में समझ रहे थे, तो 3 तरह का ही राशि समझ रहे थे। जैसे सेंटीमीटर, मीटर किसका लंबाई को नापते हैं, तो ये लंबाई को वो लोग मान के चल रहे थे। दूसरा ये ग्राम, किलोग्राम किसके लिए होता है, तो द्रव्यमान के लिए होता है, तो ये द्रव्यमान को दूसरा मान के चले उन लोगों ने। और ये जो सेकंड है, ये टाइम के लिए यानी समय के लिए होता है। तो उस समय 3 राशि को ही मान के चल रहे थे, इसलिए उन लोगों ने ये 3 लेके चले थे, सीजीएस प्रणाली और एमकेएस प्रणाली। उसके बाद में आया कि नहीं, 3 नहीं बल्कि और भी उसमें 4 इंक्लूड कर गया, यानी टोटल 7 है। तो फिर वो इंटरनेशनल जो यूनिट है, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट यानी एसआई को बनाया गया। हमने उसको जो है तर्क कर दिया। आज के डेट में हम लोग सीजीएस तो ले लेते हैं कहीं कहीं, क्योंकि हमको केमिस्ट्री में सीजीएस की बहुत जरूरत पड़ जाती है। एमकेएस लगभग गायब है, उसका इस्तेमाल हम लोग नहीं करते हैं। अब आता है सीजीएस प्रणाली। इस प्रणाली में लंबाई का मात्रक बताया सेंटीमीटर है, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम है, और समय का मात्रक सेकंड है। उसके बाद आता है एमकेएस प्रणाली। इस प्रणाली में लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, और समय का मात्रक सेकंड। आप बच्चों इसको पॉज करके आराम से नोट्स अच्छे से लिख सकते हो, लिख लो। उसके आता है एसआई प्रणाली। एसआई प्रणाली में बाद में पता चला कि 3 नहीं बल्कि हमारे पास 7 है। तो 7 में हम लोगों ने एसआई प्रणाली को चूज करा। अब ये एसआई प्रणाली के अंतर्गत 7 क्या क्या है, तो 7 में आता है, सबसे पहले आता है द्रव्यमान, द्रव्यमान। उसके बाद आता है लंबाई, समय, तापमान, विद्युत धारा, विद्युत धारा। उसके बाद ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता, और द्रव्यमान यानी पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा। ये 7 जो एसआई प्रणाली में हम लोग लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ये 7 राशियों को हम लोग एसआई प्रणाली में मानते हैं। इसको मानते हैं हम लोग मौलिक। ठीक है बच्चों, इसके अलावा हमारे पास 2 पूरक यानी सप्लीमेंट्री राशि है। सप्लीमेंट्री राशि एक्चुअली वो मैथमेटिकल राशि है, क्वांटिटी है, लेकिन फिजिक्स में, केमिस्ट्री में बार बार यूज करते हैं हम लोग, इसीलिए इसको हम लोग फिजिक्स का 2 सप्लीमेंट्री राशि कहते हैं, 2 पूरक राशि कहते हैं। एक है हमारा समतलीय कोण। समतलीय कोण बच्चों, ये 2
रेखा के बीच है, और वो रेखा क्या होना चाहिए, इसको हम लोग एक्चुअली रे यानी किरण कहते हैं, किरण के बीच होना चाहिए। ये हमारा समतलीय कोण है, और ये समतलीय कोण के लिए दोनों रेखाओं को बाहर की तरफ जाता हुआ या दोनों को बाहर की तरफ आता हुआ लेते हैं, इसी के बीच के एंगल को कोण को हम लोग समतलीय कोण कहते हैं। दूसरा है घन कोण। घन कोण, अच्छा, समतलीय कोण का जो एसआई यूनिट हम लोग पढ़ेंगे बच्चों, वो रेडियन पढ़ेंगे। आपने डिग्री पढ़ के आया है, डिग्री 45 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, ये सब तो आपने जो डिग्री पढ़ के आया कोण को नापने के लिए, आप कोण का जो एसआई यूनिट है वो हम रेडियन में पढ़ेंगे। रेडियन को ऐसे याद रखो कि 180 डिग्री जो होता है ना बच्चों, ये पाई रेडियन होता है, पाई रेडियन, इसको पाई रेडियन कहते हैं। इसी से आप किसी भी एंगल को निकाल लो, इसको 2 से डिवाइड कर दो 180 को, तो 2 से इसको आप डिवाइड करोगे, इधर भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 90 डिग्री। 90 डिग्री बोलेंगे तो पाई अपॉन 2 रेडियन बोलेंगे, पाई अपॉन 2 रेडियन। उसी तरह से इसको अगर 3 से डिवाइड कर दें तो क्या हो जाएगा 60 डिग्री, तो इधर भी 3 से डिवाइड हो गया, पाई अपॉन 3, इसको रेडियन कहते हैं। मतलब कोई भी एंगल को हम लोग रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए इसका सहारा लेते हैं। 180 डिग्री को पाई रेडियन कहते हैं, आप इससे किसी भी एंगल को निकाल सकते हो। तीसरा नेक्स्ट इसका है घन कोण। घन कोण का ऐसा ही मात्रक स्टेरेडियन है। घन कोण का यूज बहुत कम होगा बच्चों आपके लिए, इसमें सिलेबस में हायर क्लास में इस्तेमाल होता है। ये घन कोण क्या है, मान लो कोई एक गोला है, स्फीयर है, जिसे तरबूज ले लेते हैं, बाजार में जाते हैं गर्मी का सीजन में, तरबूज को बोलते हैं काट के दिखाओ, तो वो यहाँ से इस तरह से काट लगा करके और इस तरह से कोनिकल शेप का, शंकु आकार का काट के वो बाहर निकाल के दिखाता है कि देखो ये तरबूज जो है लाल है। तो ये काट के निकलने के बाद इस स्फीयर, इस गोले के केंद्र पर जो इस तरह से कोण बनता है, इसी कोण को हम लोग स्टेरेडियन कहते हैं, यानी घन कोण कहते हैं। तो इसका यूज बहुत कम है बच्चों, आपके सिलेबस में लगभग नहीं के बराबर है। बच्चों भौतिक राशि जो होता है ना, बहुत सारे ऐसे भी क्वांटिटी है हमारे जो बहुत छोटा होता है, और उसको नापना बहुत आसान नहीं है और बहुत बहुत बड़ा होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, मिसाल के तौर पे उदाहरण में ले लेते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है बच्चों, वो होता है 9.1 10 -31 केजी, 31 किलोग्राम। अब कल्पना करो ये मास कितना है बच्चों, ये मास इतना छोटा है कि इस मास को नापने के लिए आपके पास कोई वाट ही नहीं होगा। इवन कि डिजिटल जो हमारा वेट नापने वाला है, वो भी कभी कभी ये मिस कर सकता है, इतना छोटा है। आप सोच सकते हैं कि जो धूलकण है, जो डस्ट पार्टिकल है, धूलकण जो आपको बड़ी मुश्किल से दिखाई पड़ता होगा या नजर नहीं आता होगा, कहा जाता है कि उससे कई हजार गुना कम मास द्रव्यमान है। अब इस द्रव्यमान को कैसे हम लोग लिखेंगे, कैसे याद करेंगे? तो कहता है कि कभी कभी कोई वैल्यू इतना छोटा होता है कि उसको फिगर में, डाटा में इतना 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 1 2 3 4 5 6 7 के शक्ल में लिखना मुश्किल हो जाता है। कभी कभी कोई वैल्यू बहुत बड़ा हो जाता है, जैसे पूरे ब्रह्मांड का द्रव्यमान ले लो, तो पूरे ब्रह्मांड का द्रव्यमान को नापना, ब्रह्मांड का मतलब समझ आ रहा है, ये जमीन जो अर्थ है, ये पूरा जो आकाशीय पिंड है, हमारे जितने उपग्रह ग्रह जितने हैं, नदी नाले पहाड़ सूरज चांद, जितनी सारी चीजें हैं, इन सब को नापना है। अब सोचो इसमें सारे मनुष्य आ जाएंगे, पहाड़ आ जाएंगे, जानवर आ जाएंगे, नदी नाले सब आ जाएंगे, इन सब के द्रव्यमान को नापना और उस फिगर को याद रखना संभव नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, उनको लगभग 10 के पावर में, 10 के आसपास, उसको 10 के पावर के शक्ल में हम लोग उसको याद करते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं पूर्वलंघन या पूर्वलग्न हिंदी में, और इंग्लिश में कहते हैं प्रीफिक्सेस। तो कुछ प्रीफिक्सेस जो हम लोग उसके नाम से जानते हैं, तो थोड़ा सा इसको यहाँ हमने दे दिया, आप इसको पॉज करके आराम से लिख लो। तो आप देखो यहाँ पे लिखा बेटा, यहाँ पे योटा जेटा एक्सा पेटा, ये नाम है इस प्रीफिक्सेस का। योटा जेटा एक्सा पेटा टेरा गीगा मेगा किलो हेक्टो डेका डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको फेम्टो एटो जेप्टो योक्टो, ये नाम है। और इसका वैल्यू ये सिंबल में, ये सिंबल यूज किया है, कैपिटल वाई, कैपिटल जेड, कैपिटल ई, कैपिटल पी, टी, जी, एम, के, यहाँ तक कैपिटल है। उसके बाद हम लोग स्मॉल इस्तेमाल करते हैं, ये स्मॉल एच है, ये डी ए, स्मॉल डी, सी, ये सारे स्मॉल। ये माइक्रो है, माइक्रो में ये ग्रीक लेटर एक म्यू कहते हैं, ये ग्रीक लेटर है,
इसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं, ये ग्रीक लेटर है, इसको म्यू कहते हैं। माइक्रो को म्यू से लिखते हैं, बाकी तो अंग्रेजी का लेटर है। नैनो है, एन है, बाकी पीको है, पी, यहाँ पे फेमटो स्मॉल एफ, एटो स्मॉल ए, जेप्टो जी और एक्टो वाई। और ये वैल्यू क्या है देखो, पहला जो योटा है वो 10 पावर 24 है, 24 है, 3 करके घटाया गया है, 24 है, उसके बाद कितना आ गया 21, 18, 15, 3 का गुणज में घटा है। और घटते घटते 3 में आने के बाद एक घटाते हैं हम लोग। 3 के बाद यहाँ पे कितना है, 2 है, 1 है, 1 आने के बाद इसी को फिर आप जितना पावर है ऊपर से जो यहाँ तक है इसको रिवर्स करते हैं, फिर ऊपर चलते हैं माइनस लगाते हुए। देख रहे हो यहाँ 1 है तो -1, 2 के बाद -2, 3 है तो -3 और 6 यहाँ है तो -6, इसी से -9, -12, -15, -18, -21, -24। तो ये आपको याद करना है, ये अक्सर हम लोग यूज करते हैं। कभी कभी होता है कि कोई भी फिगर बहुत बड़ा फिगर होता है तो हम लोग इसी प्रीफिक्सेस में हम लोग याद करते हैं, इसी का यूज करते हैं, इसको हम लोग चलते हैं। अब आता है परिमाण की कोटि, इंग्लिश में कहते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। किसी राशि के मान को 10 के घातांक के निकट करने पर 10 के घातांक को परिमाण की कोटि कहते हैं। यानी ये चीज वही है जिसे अभी हमने कहा कि 10 के पावर में हम लोग प्रकट करते हैं अपने सुविधा के लिए, आसान कर ले, क्योंकि बहुत सारा फिगर हमें बाकी जो हमारे पास डिजिट्स है, जैसे 1 से लेकर के 2, 3, 4 इस तरह से 9, इस शक्ल में ये फिगर याद रखना पॉसिबल नहीं है। अगर कहा जाए कि किसी का द्रव्यमान जो इतना है 0.0000 समथिंग या 3915434 इतना, कोई याद नहीं रख पाएगा। अगर बोलेगा किसी का द्रव्यमान जो है यहाँ इतना है 5648823156 kg, कोई नहीं याद रख पाएगा। कितना दिन याद रख पाओगे? तो कहा जाता है कि बहुत सारी राशियां हैं जो हमें पॉसिबल नहीं कि उसको हम लोग याद कर लें, तो हम लोग 10 के फिगर में इसको याद रखते हैं। आपके 10 के फिगर में 10 के इसमें रूप में घातांक में 10 के घातांक 10 के पावर में जब प्रकट करते हैं तो 10 का जो पावर होता है ना, उस पावर का नाम है परिमाण की कोटि। जैसे मान लो 10 का पावर यहाँ 2 हो गया, तो यहाँ पे परिमाण की कोटि को अंग्रेजी में ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, शॉर्ट में हम लोग ओएम लिखते हैं। ओएम चलता है, आप लिख सकते हो ओएम, परिमाण की कोटि को ओएम शॉर्ट में लिख सकते हैं। तो इसका जो ओएम है परिमाण की कोटि 2 हो गया। किसी का 10 का पावर मान लो -3 है, तो यहाँ पे परिमाण की कोटि जो है वो -3 है। 10 पे जो पावर आएगा बच्चों, उसी को हम लोग परिमाण की कोटि कहते हैं। बस इतना याद रखना है। तो आप किसी भी अंक को परिमाण की कोटि में कैसे कन्वर्ट करोगे? तो जैसे मान लो हमारे पास ले लो, जैसे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को हम लोग द्रव्यमान को m मास ई लिखते हैं, मास, और ई का मतलब इलेक्ट्रॉन। ये होता है 9.1 10 पावर -31 kg। अब इसको हम लोग 10 के घातांक में पहले लिखेंगे। तो इसके लिए एक रूल सुझाया गया है, एक नियम सुझाया गया कि इसको कैसे प्रकट करेंगे बच्चों। तो नियम यह है कि 1 से 5 तक जो वैल्यू होगा उसको 10 का पावर 0 मानना है, और 5 से बड़ा 10 तक अगर कोई वैल्यू है तो 10 का पावर 1 मानना है। इस नियम के अनुसार हम लोग चेंज करते हैं। तो अब ये देखो, ये 9.1 यानी 5 से बड़ा है और 10 के बीच है, तो इसको हम लोग 10 मानेंगे, 10 का पावर 1 कहेंगे। और यहाँ बगल में 10 के पावर में है ही, इसको बदलने की जरूरत है नहीं। तो अब इन दोनों को देखो, यहाँ बेस यानी आधार दोनों का सेम है, तो पावर जोड़ लेते हैं हम लोग। यहाँ 1 और -31 दोनों को जोड़ेंगे, तो 1 और -31 को जोड़ेंगे तो -30 हो जाएगा। तो ये हो गया इतना kg। अब बोलेंगे इसका परिमाण की कोटि कितना है, ओएम कितना है, तो बोलेंगे -30। अगर बोलेगा इलेक्ट्रॉन के परिमाण की कोटि क्या है बच्चों, तो बोल रहा है -30। तो इस तरह का एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया था जो बच्चे अक्सर गलत करके आए थे बहुत सारे। वो कुछ इस तरह का था कि सामान्य मनुष्य की ऊंचाई, सामान्य मनुष्य की ऊंचाई, ये नहीं दिया था कि मीटर में या फीट में,
सामान्य मनुष्य की ऊंचाई, तो इसको अगर हम एसआई में कन्वर्ट करें, एसआई में दिया हो तो ऊंचाई का परिमाण की कोटि क्या होगा? परिमाण की कोटि होगा। मतलब बच्चों इसको ऐसे समझो, कहता किसी आदमी का हाइट है, सामान्य मनुष्य का मतलब है एवरेज मनुष्य की हाइट, यानी किसी का हाइट तो बहुत ज्यादा होता है, किसी का हाइट बहुत कम होता है, तो ये एक्सेप्शनल केस है, उसको हम लोग नहीं मानेंगे। सामान्य का मतलब नॉर्मली जो आदमी का हाइट होता है कितना होता है, किसी का 5 फीट है, किसी का 5.5 फीट है, किसी का 6 फीट है, 6.25 फीट है, 6.5 फीट है, 5-6 फीट के आसपास ही होता है, जो मोर और लेस 1 मीटर कुछ सेंटीमीटर के आसपास होता है। तो अगर हम एसआई में नापेंगे इसको तो 1 मीटर कुछ सेंटीमीटर, या अगर बहुत लंबा भी अगर है उसको भी अगर शामिल कर लिया 2 मीटर भी हो सकता है। तो कहने का मतलब ऐसा नहीं कि कोई 5 मीटर से ज्यादा लंबा, अगर कोई है भी तो मैंने पहले कहा कि वो एक्सेप्शनल है, अपवाद इसमें नहीं आएगा। सामान्य का मतलब होता है जनरली जो सामान्य रूप से मनुष्य की हाइट है, तो 1 मीटर 2 मीटर के अराउंड में ही हम लोग उसको मान के चलेंगे। तो अगर 1 मीटर या 2 मीटर के आसपास भी अगर मानते हैं, इसके परिमाण की कोटि क्या होगा, इसी के आसपास इसी के बीच में अगर कुछ मानते हैं, तो कुछ बच्चे लोगों ने अपना दिमाग लगाया तो दिया कि इसमें परिमाण की कोटि क्या होना चाहिए। इस क्वेश्चन में सामान्य मनुष्य की ऊंचाई एसआई में अगर दिया हो तो ऊंचाई का परिमाण की कोटि क्या होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, तो कुछ ऑप्शन था 1.5, उसके बाद था 1.8, उसके बाद था 2 और इसी तरह से चौथा था 0। तो इसमें किसी ने 1.5 को समझ के चला, किसी ने 1.8 को, किसी ने 2 को। अब ये ध्यान नहीं दिया कि परिमाण की कोटि में 10 का पावर होता है, तो 10 का पावर का मतलब है 10 का घातांक में वैल्यू यहाँ डेसिमल में तो आएगा ही नहीं, 1.5 नहीं आएगा, 1.8 नहीं आएगा, तो पहले तो ये हमारा डेसिमल वाला आएगा ही नहीं, पहले इसको सिरे से नकार देना चाहिए। अब एक 10 का पावर 2 ये जो है पूर्णांक के शक्ल में ये आ सकता है, तो क्या ये संभव है? 10 का पावर 2 का मतलब कितना हो गया 100, और ये नाप रहे किसमें एसआई में, एसआई का मतलब मीटर, तो किसी आदमी का हाइट क्या 100 मीटर हो सकता है? नहीं हो सकता है, तो ये भी गलत है, इसका मतलब ये सही है। अब ये सही कैसे हो गया? मान लो किसी मनुष्य का हाइट अगर मान लेते हैं 1 मीटर से 2 मीटर के बीच लेते हैं, तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, ये 1 से लेके 5 तक कोई भी अंक होगा तो इसको क्या लिखेंगे 10 का पावर 0 लिखेंगे। तो 1 से लेके 2 के बीच 5 भी नहीं है, 5 के अंदर ही होगा, अगर है भी 5 कोई मीटर लंबा तो वो तो एक्सेप्शनल है। आई थिंक ऐसा कोई है भी नहीं अब तक, अगर है तो एक्सेप्शनल, अपवाद नहीं। तो इस बीच में कोई भी डाटा कोई भी फिगर आता है तो इसको 10 का पावर क्या मानेंगे बच्चों, तो इसको 10 का पावर 0 मानेंगे। अब यहाँ 10 का पावर को ही हम परिमाण की कोटि कहते हैं। अब यहाँ परिमाण की कोटि क्या आया, परिमाण की कोटि यहाँ पे 0 आ गया। तो बच्चों 0 को टिक मारना था, जो बच्चे इसको गलत कर दिए थे, नहीं कर पाए थे। उसके बाद बच्चों कुछ सामान्य प्रचलित मात्रक है जो आपको याद रखना पड़ेगा। वैसे तो बहुत सारे फिजिक्स में तो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट को दे रखा है, आप इसको बहुत ज्यादा नहीं थोड़ा बहुत वक्त दे करके याद कर सकते हो, या फिर इसको लिख करके कहीं टांग दो, जहां पे आप बैठते हो दीवार के चिपका दो, आप बैठ के बार बार देखोगे याद हो जाएगा। जैसे माइक्रोन का इस्तेमाल करेंगे, 1 माइक्रोन को कहते हैं 10⁻⁻6 मीटर। एंगस्ट्रॉम सिंबल है इसका, जो माइक्रोन का सिंबल है ग्रीक लेटर म्यू कहते हैं इसको। एंगस्ट्रॉम का सिंबल है ए का ऊपर में छोटा सा बिंदी टाइप का देते हैं 0 टाइप का, उसको लिखते हैं 10⁻⁻10 मीटर। 1 फर्मी स्मॉल f 10⁻⁻15 मीटर। प्रकाश वर्ष जिसको इंग्लिश में लाइट ईयर कहते हैं, तो वह 1 लाइट ईयर होता है 9.46 10⁻15 मीटर। पार्सेक 1 पार्सेक ये भी लंबाई का ही मात्रक है, 1 पार्सेक बराबर होता है 3.08 10⁻16 मीटर। और इसको जब लाइट ईयर में कन्वर्ट किया गया मतलब प्रकाश वर्ष में, तो 3.26 लाइट ईयर होता है। खगोलीय मात्रक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट,
इस्तेमाल करते हैं हम लोग खगोलीय पिंड की दूरी को नापने के लिए। तो इसमें ये 1 खगोलीय मात्रक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट अंग्रेजी में होता है, उसी को शॉर्ट में लिखा गया AU 1.496 10⁻11 मीटर होता है। परमाणु द्रव्यमान मात्रक जिसको हम लोग AMU कहते हैं, केमिस्ट्री में बार बार यूज करेंगे। 1 AMU 1 एटॉमिक मास यूनिट, शॉर्ट में इसको 1U लिखते हैं, U का मतलब यूनिफाइड यूनिट, और ये होता है 1.66 10⁻27 kg। आपके केमिस्ट्री जब स्टार्ट होगा पहले इस पर काफी डिस्कस किया जाएगा, पहले उसको क्लियर किया जाएगा। इसी तरह से 1 कुंटल आप जानती हो बच्चों 100 किलोग्राम होता है। 1 मैट्रिक टन जो होता है वो 10 कुंटल का होता है ना, 1000 kg को 1 मैट्रिक टन कहते हैं। 1 पाउंड जो अंग्रेजी मेजरमेंट है, इंग्लैंड में चलता है, 1 पाउंड इसका सिंबल है 1, यहाँ LB कहते हैं, और 0.4536 kg को कहते हैं 1 पाउंड। 1 CSL यानी सूर्य द्रव्यमान का 1.4 गुना होता है। चंद्रशेखर लिमिट कहते हैं, 1 चंद्रशेखर लिमिट। सूर्य का जो द्रव्यमान होता है वो होता है 1.4 गुना, यानी जितना सूर्य का द्रव्यमान है, सूर्य का द्रव्यमान यहाँ पे दिया हुआ है 10⁻3 kg, उसका 1.4 गुना, 4 से 1.4 से उसको गुना कर दो, जो मिलेगा उसको 1 CSL कहते हैं। 1 शेक ये समय को नापने के लिए होता है, तो 1 शेक बराबर 10⁻8 सेकेंड होता है। सूर्य का द्रव्यमान 10⁻30 kg है। ये सब राउंड फिगर है बच्चे, एग्जैक्ट नहीं है। चांद का द्रव्यमान 10⁻23 kg है। पृथ्वी का द्रव्यमान 10⁻25 kg है। और ब्रह्मांड यानी पूरे ब्रह्मांड, यानी जितनी सारी चीज नेचर ने बनाया है, सारा चीज, सब चीज, उन सब को मिला के ब्रह्मांड कहते हैं। उसका द्रव्यमान है 10⁻55 kg। अब आता है बच्चों द्रव्यमान के बारे में। द्रव्यमान को हम लोग 2 तरह से परिभाषित करते हैं। एक को बोलते हैं जड़त्वीय द्रव्यमान। जड़त्वीय द्रव्यमान कहते हैं किसी पिंड का वह द्रव्यमान जो विस्थापन गति में पिंड के जड़त्व को दर्शाता है, जड़त्वीय द्रव्यमान कहते हैं। मतलब कहने का क्या है, जैसे मान लो कोई एक चीज है, मान लो ये 5 kg का कोई पत्थर है। अब इसको हमें खिसकाना है, या इसमें हमें त्वरण देना है, या इसको यहां से डिस्प्लेस करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, बल लगाना पड़ेगा। बल लगाएंगे तो ये चलना शुरू करेगा। और न्यूटन के गति का दूसरा नियम में कहता है जब आप बल लगाओगे चलना शुरू करेगा तो उसके चाल में त्वरण उत्पन्न होगा। क्या होगा, त्वरण उत्पन्न होगा। इसी तरह से अगर मान लो कोई चीज बहुत बड़ा है, मान लो 500 kg है, बहुत बड़ा पत्थर है, तो क्या जितना फोर्स हम ये लगाएंगे क्या इतना फोर्स से ये चल जाएगा? नहीं, यहाँ का जो फोर्स होगा बहुत ज्यादा लगाना पड़ेगा। तो जितना उसका द्रव्यमान बढ़ता जाएगा हमें उसको डिस्प्लेस करने के लिए उतना ही जबरदस्त फोर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि वो अपने जड़त्व यानी विराम जड़त्व को बनाए रखना चाहता है। कोई चीज विराम में है तो विराम में ही रहना चाहता है, जो आप 10th क्लास में पढ़े जिसको विराम जड़त्व कहते हैं। तो इसका विराम जड़त्व बहुत ज्यादा होगा और इसका विराम जड़त्व कम होगा, यानी विराम में अपने आप रहना चाहता है विराम जड़त्व। अब इसको विराम जड़त्व से गति में लाना है तो हमें बाहर से क्या लगाना होगा, बल लगाना होगा। इसमें बहुत ज्यादा बल लगाना होगा, इसमें कम बल लगाना होगा। न्यूटन के गति का दूसरा नियम कहता है कि जब आप बल लगाते हो, मान लो इसका द्रव्यमान m है और जब त्वरण उत्पन्न हुआ मान लो a है, तो यहाँ पे फोर्स का जो मेजरमेंट है माप है न्यूटन के गति का दूसरा नियम ये होता है द्रव्यमान गुना त्वरण। अब यहाँ से हमें द्रव्यमान निकालना है तो द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ बल बटे त्वरण। यानी जड़त्वीय द्रव्यमान को अगर फॉर्मूला हमें निकालना है तो ये फॉर्मूला होता है F/A। दूसरा द्रव्यमान इसका बच्चों गुरुत्वाकर्षण द्रव्यमान। कह रहा है किसी पिंड का वह द्रव्यमान जो पृथ्वी द्वारा पिंड पर आकर्षण बल को दर्शाता है, गुरुत्वाकर्षण द्रव्यमान कहते हैं। कहता है पृथ्वी जो है किसी भी चीज को अपनी तरफ खींचता है, किसी भी चीज को अपने केंद्र की तरफ खींचता है। मान लो पृथ्वी का द्रव्यमान स्मॉल m और जिसको खींच रहा है वो स्मॉल कैपिटल द्रव्यमान पृथ्वी का कैपिटल M ले लिया और जिस बॉडी को पिंड को खींच रहा है अपने सेंटर की केंद्र की ओर स्मॉल m। अब ये फोर्स लगा के वो इसको खींच रहा है। तो न्यूटन साहब ने गुरुत्वाकर्षण नियम में बताया है
कि दो पिंड जिसका द्रव्यमान m1 और दूसरे का द्रव्यमान m2 हो और दोनों के बीच का डिस्टेंस r हो, तो दोनों के बीच जो गुरुत्वाकर्षण फोर्स लगता है वो होता है कैपिटल G, और उसके बाद द्रव्यमान का गुणनफल, आप 9th या 10th क्लास में पढ़ चुके बच्चों, दूरी का स्क्वायर। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल G एक द्रव्यमान तो छोटा सा पिंड है वो है, और दूसरा द्रव्यमान इस पृथ्वी का है, यही खींच रहा है, इन दोनों के बीच लग रहा है। अपन दोनों के बीच मान लो यहाँ पे दूरी अगर r है तो ये r स्क्वायर हो गया। अब ये जो छोटा सा m है इस बॉडी का द्रव्यमान हुआ। इस द्रव्यमान को अगर यहाँ पे हम लोग निकालना चाहें तो इस फिगर को इधर कर लेते हैं, अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू कितना फोर्स लगा रहा है ये, तो अब ये वैल्यू हमें निकालना है, तो m बराबर हो जाएगा ये f आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर इधर कर दो, अपॉन यहाँ हो गया g और कैपिटल M, यानी ये जो m है छोटा सा m इस बॉडी का द्रव्यमान हुआ, और इसी द्रव्यमान को हम लोग गुरुत्वाकर्षण द्रव्यमान कहते हैं। तो इस तरह से बच्चों ये आपका क्लास 11th का हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए ये क्लास स्टार्ट हो गया। ये क्लास चलते रहेगा, आप हमारे साथ शुरू से बने रहें, और आप पेन एंड पेपर के साथ बैठेंगे तो जो मैं नोट्स लिखाता हूँ आप ये नोट्स क्रमबद्ध तरीके से आप लिखते जाओ, आपको किसी और सप्लीमेंट इवन के आपको किसी क्लास की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको बेहतरीन नोट आपका बनता जाएगा और फिर इसको बेहतर तरीके से आप समझ पा सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। आप हमारे साथ बने रहें, मैं आपके लिए बेहतर से बेहतर हिंदी माध्यम में नोट्स प्रोवाइड करूंगा, आप इस नोट्स को जरूर लिखना। थैंक यू।